हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये स्पेशल सेशन है। मॉर्निंग में आज ही मल्टीप्लिकेशन एक सेशन लिया था मैंने। सेशन लंबा हो रहा था, चीजें काटना मुनासिब नहीं है किसी भी कीमत पर, इसलिए सेशन को दूसरा किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सेशन नंबर सिस्टम का 5वां है, लेकिन ये सेशन 24.1 और 24.2 है, क्योंकि पहले दिन आपको पूरा शेड्यूल दिया हुआ है किस सेशन में क्या होगा, इसलिए सेशन तो चेंज नहीं हो सकता। 24 के 2 हिस्से हो गए, 1 और 2। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है या नहीं? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा कहा चीजों को सीक्वेंस में सीखिएगा। ये नंबर सिस्टम का 5वां सेशन है। आप 4 सेशन पहले देखिए और स्पेशली मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर 1 सेशन है वो देखिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत सारे तरीके ऑलरेडी बताए हैं, उससे आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात करूं मल्टीप्लिकेशन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो गुणा करना है, अगर कभी आपको फ्रैक्शंस में नजर आए, किस में नजर आए बताइए? फ्रैक्शंस में, और नजर आता ही है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, आता ही है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सबको अलग अलग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, डेसिमल, सब अलग अलग। और बाद में क्या करेंगे? इन सबको मर्ज कर देंगे और फिर मैं आपको 3-4 सेशंस बनाऊंगा केवल सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के। लेकिन इन सब के बिना वो हो ही नहीं सकता। और जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊं तब एक एक बात करता तो संभव ही नहीं था, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में 3-3 बातें लगती। इसलिए पहले जरूरी है हम हर बात को अलग अलग सेपरेट करके पहले सीख लें, फिर इनको मर्ज करके देखेंगे। क्योंकि मेरा वादा है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके गणित में 30 में से 30 आने चाहिए। आपको पता है डेली 9 बजे क्लास होती है, बिना किसी ब्रेक के, ऑल 7 डेज। दशहरा, दिवाली, गोवर्धन, हर दिन का शेड्यूल बना हुआ आपकी क्लास है। देखिए, जितनी सीरियसली हम लोग यहां तैयारी कर रहे हैं, आपको भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। फिर देखो आपकी सफलता को कौन रोकता है। यहां देखिएगा, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें, जैसे एक छोटा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 8 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अगर मैं यहां बात करूं तो मैं कह सकता हूं 8 9 72 1/4। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर आ चुका है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आंसर कैसे लिख दिया। जितने भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उनमें से जो भी प्रश्न आते हैं, उनमें से 80% वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लगती है, और 20% वो होते हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगती। हम कंसेप्ट इसीलिए तो सीखते हैं ताकि ट्रिक लगो या ना लगो, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को ज्यादा महत्व देता हूं। वो पहले मजबूत होना चाहिए, अगर वो है तो आपसे कहीं कुछ मिस नहीं हो सकता। देखिए, यहां पर ये प्रश्न इस तरह का मैंने आपके एग्जाम में बहुत बार पुराने सालों के पेपर्स उठा के देखिएगा। मैं केवल एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, या रेलवेज के कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, बहुत बार ऐसे देखने को मिला। इसको मैं अगर टाइप दूं, अगर मैं इसको टाइप दूं तो टाइप में यहां लिख देता हूं, देखो ऊपर स्पेस मैंने छोड़ा नहीं। तो टाइप जो है, मैं इसका टाइप क्या नाम रखूं? मैं इसका नाम रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसका नाम रखूंगा सेम एंड 1 रूल। सेम एंड क्या नाम रखूंगा? 1 रूल, सेम एंड 1। अब ये सेम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पास में 8 आपको दिख रहा है या नहीं? 8 जो आपको दिख रहा है, जो एक पूर्ण संख्या है, वो सेम दिख रहा है। और जो भिन्न है, वो भिन्न क्या है बताइए? वो 1 है। 1 कैसे? आधा और आधा मिलाकर कितना होता है? 1 होता है। आधा और आधा मिलाकर कितना होता है? 1। ऐसे में क्या करना चाहिए? 2 स्टेप में काम होगा। मैं इधर स्टेप लिखूंगा, इधर आंसर लिखूंगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताइए? आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1 क्या आएगा बताइए? 4 आएगा। और मैंने क्या लिखा? 1/2 को 1/2 से गुना किया, क्या आया? 1/4। दूसरी स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? वो ये होगा, 8 को 8 से गुना करके 8 ही जोड़ देंगे। आप चाहें तो 8 को 8 से गुना करके 8 जोड़ रहे हैं, 8 का 8 गुना प्लस 8 का 1 गुना, तो मैं इसे 8 का 9 गुना भी कह सकता हूं, और सीधा 8 मल्टीप्लाई 9 भी कर सकता था। लेकिन कोई वजह है जो मैंने ऐसा किया, अभी आपको 2 मिनट में मालूम चल जाएगा। शर्त क्या है?
अगर ये ट्रिक लगती है तो शर्त सिर्फ 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 इतनी सी है और कुछ नहीं। क्या शर्त है? कि ये जो मेरा पहला डिजिट है ये सेम होना ही पड़ेगा, सेम के बिना काम नहीं चलेगा। सेम ना हो तो कोई बात नहीं, सेम नहीं है तो फिर हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। हम हर वो चीज सीखेंगे, चाहे ट्रिक लगे ना लगे हमसे होना चाहिए। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि जब कुछ भी आ जाए, कोई ट्रिक ना लगे, उसको भी कम टाइम में कैसे कर सकते हो। लेकिन उसको कम टाइम में कर सकते हो और उसी तरीके से इसको करोगे तो कम टाइम में होगा। लेकिन इसमें तो टाइम ही नहीं लग रहा। कम टाइम में और टाइम नहीं लगने में फर्क है। तो जो क्वेश्चंस बिना टाइम के हो सकते हैं उनको बिना टाइम के करो, जो कम टाइम में हो सकते हैं उनको कम टाइम में करो। जरा देखो इसकी शर्त क्या है। पहली शर्त सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसका योग मिलाकर के एक होना चाहिए। तो आधा और आधा मिलाकर क्या होता है? एक। अब मैं आपको पहले आगे जाने से पहले इस वन का मतलब बताता हूं। इस वन का मतलब क्या है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सारे लोग देखिएगा। पहला एग्जाम्पल, क्या 1/4 और 3/4 मिलाकर एक होता है? बिल्कुल होता है साहब। इनकी क्या परिभाषा है? ध्यान से सुनना, आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। और जब मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा ना फ्रैक्शंस के अंदर, 1-2 सेशंस के अंदर आ जाएगा, तब मैं इसको फिर काम में लूंगा। तो मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा। यहां पर देख लीजिए इस 1/4, ये 1/4 है, सॉरी ये 1/3 नहीं है, वरना तो एक कैसे हो जाएगा। 1/4 की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 1 आउट ऑफ 4। अगर आप लोगों ने प्रतिशत के चैप्टर पढ़े मेरे, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो वहां मैंने आपको खूब सिखाया ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगा। इसका मतलब क्या है? 3 आउट ऑफ क्या बताइए? 4। तो यहां मैं कहूंगा 4 में से क्या बताइए? 1। और ये क्या बोलूंगा मैं? 4 में से क्या बताइए? 3। तो 4 में से 1 और 4 में से 3 मिलाकर 4 में से 4 और 4 में से 4 तो 1। अच्छा, जैसे इस 1 की डेफिनेशन का दूसरा एग्जांपल सब लोग देखिएगा। 2/9 और 7/9। क्या मैं तुरंत कह सकता हूं ये 1 है? बिल्कुल साहब 1 है। क्यों? क्योंकि 9 में से 2 और 9 में से 7 तो मिलाकर 9 में से कितने हो गए? मिलाकर 9 में से कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 में से 9 हो गए तो 1 हो गया। अच्छा, क्या मैं अगर 1/10 बोलूं और यहां पर 9/10 बोलूं तो क्या ये है 10 में से 10? हां, 10 में से 1 और 10 में से 9 मतलब 10 में से 10 मतलब क्या बताइए? 1। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहूं 1/3 और 2/3 तो क्या ये 1 है? बिल्कुल 1 है साहब। क्यों? 3 में से 1 और 3 में से 2 तो मिलाकर क्या हो गया? 1। तो जो सेम है उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो सेम दिख जाएगा जो भी है। लेकिन ये जो बाकी बच गया इसका टोटल 1 आना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है, वरना नहीं अप्लाई होगी। जैसे देखिए प्रश्न आपके सामने, 10 को 10 सही 1/5 और ये 10 सही 4/5। तो पहली जरूरत यह बात की है कि आपको देखना है कि ये सेम है क्या? बिल्कुल साहब सेम है। और क्या इनका योग 1 आ रहा है? देखो 5 में से 1 और 5 में से 4 मिलाकर 5 में से 5 हुआ कि नहीं हुआ? यानी 1 आ रहा है। और आ रहा है तो फिर ट्रिक अप्लाई होगी। क्या बताया था? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। देखो एक क्वेश्चन में मैंने डिटेल में पूरा लिख दिया। यहां पर क्या किया मैंने? सबसे पहले स्टेप 1 क्या थी? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। और फ्रैक्शन क्या है? 1/5 को 4/5 से करो तो कितना हुआ? 4/25। 4 बटा कितना हुआ? 25 हुआ कि नहीं? और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 ही जोड़ दो। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 और 100 में 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 110। ये आपके सामने उत्तर लिखा हुआ, बताइए है या नहीं? कल को मैं कहूं 9 सही 1/3 और 9 सही 2/3 तो क्या ये सेम एंड 1 काम कर रहा है? हां बिल्कुल काम कर रहा है। 3 में से 1 और 3 में से 2, 1 कैसे काम करता है आपको ढंग से सिखाया मैंने। देखो ये वाला, यानी कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो 1 बन जाएगा। तो मैं यहां बात करूं, क्या 3 में से 1 है और 3 में से 2 है? हां साहब ऐसा है। तो फिर 3 में से 3 हो गया मतलब 1 हो गया। करना नहीं है कुछ भी, सिर्फ ये चेक करना है कि 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो। 1/3 को 2/3 से करो तो क्या आएगा? 2/9। 2 बटा क्या आएगा? 9। और 9 को 9 से गुना करके 9 जोड़ दो, या सीधा 9 को 10 से गुना कर दो तो क्या आएगा बताओ? 90 आएगा। ये मेरा उत्तर निकल कर आ गया। जैसे मान लीजिए कल को कोई आपको कहे 8 सही 1/7, अब यहां क्या लिखूं बताओ? 6/7 लिखना पड़ेगा ना? नहीं लिखूंगा तो मेरी वो हेडिंग काम नहीं करेगी, फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। तो यहां सेम है साहब है।
क्या ये रोल 7 में से 1, 7 में से 6, तो 7 में से 7 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करूं 1/7 को 1/6 से, तो क्या होगा 6/49, 6/49 बिल्कुल होगा। और 8 को 9 से करूं तो क्या होगा 72। कैसे लिखा, 8 को 8 से गुना करके 8 जोड़ दिया, या सीधा 8 को 9 से कर लिया तो 72 बना। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सेम एंड 1 को अप्लाई कर रहे हैं। जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनका सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम इस काम को कर सकते हैं। अब जरा देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, 5 मिनट लगेंगे। सेम एंड हाफ, ये क्या होता है, वैदिक गणित जो होती है ना, वो वैदिक गणित क्या है, आपको केवल रूल सिखाती है। और रूल अगर आपको पता है तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। बोर्ड पे देखना सब लोग, सेम एंड हाफ। इसका एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। जैसे 8 से 1/4 को 8 से 1/4 से करना है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ, सेम। तो सेम तो होना ही चाहिए। देखो आप, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं। और वो काम जैसे पहले किया था वैसे ही करना था। सेम एंड 1 में क्या था, सेम एंड 1 में ये था कि 8 को 8 से गुना करके 8 का 1 गुना जोड़ना था। 8 को 8 से गुना करके 8 का 1 गुना जोड़ना था। यहां सेम एंड हाफ है, तो 8 को 8 से गुना करके 8 को 8 से गुना करके 8 का आधा जोड़ना है। और भिन्न का रोल तो वैसा ही होगा। ये 4 में से 1 है, ये भी 4 में से 1 है। 4 में से 1 और 4 में से 1, तो 1 और 1 मिलाकर 4 में से 2 हो गया। और 4 में से 2 तो आधा ही होता है, तो अप्लाई हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहां पर करूंगा, 1/4 को 1/4 से गुना करूंगा। ये मेरी पहली स्टेप हो गई। और ये क्या कहलाएगा, 1/16। और इधर मैं क्या करूंगा, 8 को 8 से गुना करके 8 का आधा जोड़ूंगा। 8 का जोड़ा आधा कितना होता है, 64। इसीलिए मैंने उधर लिखा था 8 × 8 + 8, नहीं तो मैं सीधा 8 × 9 भी लिख सकता था। इसलिए लिखा था ताकि कंसेप्ट और जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, प्रारूप है, वो एक जैसा बना रहे। और आप अगर समझ जाओगे ना, तो सेम एंड हाफ नहीं, ये सेम एंड 1/3 भी काम करेगा, ये सेम एंड 1/4 भी काम करेगा, और सेम एंड कुछ भी काम करेगा। सिर्फ जो मेरा राउंड फिगर है वो सेम होना चाहिए। आगे जो लिखा हो उसमें ट्रिक काम करेगी, थोड़ा ध्यान दोगे तो। और आप एग्जाम्स को उठा के देखो, फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई के सवाल उठा के देखो, आपको आधी बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जिनमें कहीं ना कहीं कोई ट्रिक लगती है। अरे लगती है तब तो लगा दो ना, और नहीं लगती है तो 5 मिनट रुको, मैं बताता हूं। जब नहीं लगती तो भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें इससे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसमें तो सबसे कम टाइम लग रहा है। तो जिनमें लग सकती है उनको तो कम से कम जल्दी निपटाओ। इधर देखो, 8 को 8 से गुना करो 64, 64 में 4 जोड़ो क्या होगा, 68। ये मेरा आंसर आ चुका है। तो मैंने हेडिंग क्या डाला, सेम एंड हाफ। सेम, ये वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इनका योग हाफ होना चाहिए, तब जाकर ऐसा हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। अब अगर आप चाहें तो देखो, मैं आपको हाफ की डेफिनेशन बताता हूं। हाफ की डेफिनेशन क्या होगी, हाफ की डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसे देखो 1/12 है, तो इसका मतलब क्या है, 12 में से 1 आ गया, और आधे के लिए 12 में से कितना होना चाहिए, 12 का आधा बोलो कितना होता है, 6 होता है ना। 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो 12 में से 1 तो आ गया, 5 और आ जाए तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 12 में से 6 आधा होता है। अगर मैं बात करूं 5 ले लूं 12 में से, तो मैं कहूंगा ये कितना है, बताओ 6/12 है। और 6/12 है मतलब क्या है, बताओ ये आधा है। बताइए आधे की परिभाषा है या नहीं, बहुत आसानी से क्लियर समझ में आ रही है। मान लीजिए मैं 1/8 बोलूं, तो 8 में से 1 तो आ गया, अब 3 और चाहिए। तो 8 में से 1 और 8 में से 3, तो 8 में से क्या बताइए 4, और ये क्या कहलाएगा, बताओ आधा कहलाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर ये मैं 9 लूंगा 1/9, तो फिर आधा नहीं कर पाऊंगा, आधा करने में दिक्कत आएगी, है कि नहीं। और मैं बात करूं यहां पर होने को तो सब हो सकता है, बट वो फिर फ्रैक्शंस के थोड़े और एडवांस पार्ट में चले जाएंगे हम, जिसकी कोई अभी आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आ रही। उसमें जाने का मतलब है उल्टा उलझना, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएगा ही नहीं, बल्कि ये भी अपन सेफ में लेकर चल रहे हैं कि भाई ये अधिकतम आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। इधर देखो, तो मैं आधे की परिभाषा ये बता रहा हूं। मान लीजिए कल को मैंने बोला 1/16, तो 16 में से 1 तो आ गया, आधा कितना होता है, 16 में से आधा 8 होता है। तो 8 में से 1 तो आ गया, कितना बचा, 7 बचा। तो 7/16 बोलूंगा, तो ये क्या होगा, 8/16। और ये आधे की परिभाषा हो गई। जैसे मैंने पहले 1 की परिभाषा दी थी, अब मैं आधे की परिभाषा दे रहा हूं। चलो 1-2 क्वेश्चंस फटाफट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 10 से 1/6 है। अब समझना सब लोग, सारे लोग समझना, मजा आएगा आपको, है कि नहीं। अब देखो ये एक सवाल है, जानबूझ कर लिया है। अब आप बोलो ये आधा है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको सिस्टम से समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये 1/6 है और ये 1/3 है। अगर मैं एक बार आपको सिखाऊं
तो क्या मैं एलसीएम 6 ले सकता हूं? गलत तरीके से बता रहा हूं, फिर सही तरीका बताता हूं। एलसीएम 6 ले सकता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई में नहीं, जोड़ने घटाने हर जगह काम आएगी। ध्यान से सुनना। 6 तो 6 है, 3 2 बार है, तो ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, मिलाकर हुआ 3/6, और 3/6 को आधा बोलते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू पक्का आधा होता है। अब सुनो, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी वो देखो, 1/6 और 1/3 था। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने रेशो चैप्टर पढ़ लिया? हाँ, मैंने बिल्कुल पढ़ा दिया। इससे पहले रेशो ही तो कराया था आपको। मैंने सिंपलेस्ट रेशो बताए। सिंपलेस्ट रेशो क्या होते हैं, वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें बताई। आप रेशो देखिए, और आपने देखा है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। एक बात बताइए, इधर क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 6, इधर क्या लिखा हुआ है 3। क्या इस 6 को 3 बना सकता हूं? हरगिज नहीं बना सकता। इस 6 को 3 नहीं बना सकता मैं, क्योंकि इसको 6 को 3 बनाऊंगा तो 1 को आधा करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं इस 3 को 6 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं 1:2 है तो 1:2 को 10:20 भी कर सकता हूं। 1:2 का क्या कर सकता हूं? 2:4 भी कर सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या? 5 और 10 कह लो, चाहे 1 और 2 कह लो, काटकर बात एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1/3 को क्या देख सकते हैं? इस 1/3 3 को मैं क्या देख सकता हूं? 6। इसको तो ऐसा रहने दो एक बार। इस 3 को क्या देख सकता हूं? 6। अगर इसको मैं 6 देखूंगा तो इसको क्या देखूंगा फिर? 2। मैंने इसको 6 क्यों देखा? ताकि दोनों बेस मुझे सेम नजर आए। जब दोनों बेस मुझे सेम नजर आते हैं तो फिर मेरे को देखना बहुत आसान हो जाता है कि दोनों चीजें 6 में से आ रही है, और 6 में से आधा कितना होता है? 3। तो मुझे तुरंत दिखता है 6 में से 1 और 6 में से 2 मतलब 6 में से 3 मतलब आधा हो गया। मुझे यही दिख रहा था 6 में से 1, इसको तो मैं 6 बना सकता हूं, इसको 3 नहीं बना सकता। बेस सेम बनाऊंगा तो काम आसान हो जाएगा। तो 6 में से 1, और ये अगर मैं 3 की जगह 6 देखूंगा तो 1 की जगह 2 देखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा 6 में से 1 और 6 में से 2। 6 में से 1 और 6 में से 2 मिलाकर कितना हुआ? 6 में से 3। और 6 में से 3 कितना होता है? 3 तो आधा होता है। तो ये क्लियर दिखता है कि ये क्या है बताइए? आधा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब ये आधा है तो मेरा नियम लग गया ना, ये तो रहा सेम, ये तो रहा सेम, और ये रहा आधा। तो क्या करूं? 1/6 को 1/3 से गुना करूं, क्या आएगा? 1/18। 10 को 10 से गुना करो 100, और 10 का आधा जोड़ो, कितना होगा? 105। ये मेरा आंसर है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये देखना है सेम एंड 1 है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो, सेम को मल्टीप्लाई करके एक बार उस सेम को जोड़ दो। सेम एंड हाफ है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो और सेम को मल्टीप्लाई करके सेम का आधा जोड़ दो। अब देखो, आप भ्रमित मत होना कतई, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, समझाता हूं, और अगर आपको समझ में आई तो कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए सिखा रहा हूं। देखो, ये 9 में से 1 है और ये 9 में से 2 है, तो 9 में से 1 है और 9 में से 2 है, तो मिलाकर 9 में से 3 हो गया। ये मिलाकर 9 में से 3 हो गया, और 9 में से 3 कितना होता है? 1/3 होता है। तो यहां पर रूल काम करेगा सेम एंड 1/3। इस क्वेश्चन को बस अपन यहीं छोड़ देते हैं, सेम एंड 1/3। तो फॉर्मेट क्या काम करेगा? ये तो दोनों ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करने, 2/81 आने वाला है, लेकिन ये 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81। 81 में 9 का 1/3, 3 जोड़ो, 84। ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो यहां पर क्या किया था, जब सेम एंड 1 था तो ये तो सेम मल्टीप्लाई हो रहा था हर जगह पर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं था। सेम एंड 1 था तो भी मल्टीप्लाई था, सेम एंड हाफ था तो भी था, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 कुछ भी कर लो, ये तो होगा। इसमें क्या होता है, जब सेम एंड 1 है तो 1 गुना जोड़ देते हैं, सेम एंड हाफ है तो आधा जोड़ देते हैं, सेम एंड 1/3 है तो आधा 1/3 जोड़ देते हैं। तो 1/3 9 का कितना होता है? 9 का 1/3 कितना होता है? 3 होता है। तो 81 में 3 जोड़ा तो क्या आएगा बताइए? 84 आना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से हम इस काम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपको ऐसे कुछ आ जाए, मान लो जहां पर कुछ लगता ही नहीं हो, जैसे मान लीजिए उसने कहा 8 सही 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज 6 सही 1/4 से, तो यहां पर तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता ना। यहां पर 1/3 है, 1/4 है, कुछ नहीं है, कोई समम कुछ नहीं है। पहली बात तो यहां सेम भी नहीं दिख रहा, तो मैं इसको कैसे करूं? इसको कुछ नहीं करना, आपको करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप ध्यान देंगे। इसको करने के तरीके के लिए आपको यहां मैं बताता हूं, पहले थियोरेटिकल फिर लिखकर दिखाता हूं। देखो, इसको अगर मैं कहूं, एक परिभाषा छोटी सी सीख लीजिएगा, सब लोग काम आएगी। 8 सही 1/3, इसकी परिभाषा हमेशा ये होती है 8 + 1/3, यानी कि यहां पर प्लस का चिन्ह इंप्लाइड है।
तो मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं कि कहीं पर यह लिखा हो 7 + 9/11, तो आप बिना बेहिचक इसको बोल सकते हैं 7 सही 9/11, क्योंकि जब यहां पर लिखा था और मैं इसको तोड़कर बीच में प्लस लगा सकता हूं, तो जो प्लस लगा हुआ है इसको हटा करके ऐसा भी लिख सकता हूं। तो एक बात बताइए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 8 + 1/3, 8 + 1/3, बताओ है कि नहीं? ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन चूंकि पहला ही सवाल है तो मैं आपको बता रहा हूं। और इसका अर्थ क्या हुआ? 6 + 1/4। और अब आपको इशारों में बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं। आप पहले क्या करेंगे, इस 8 को 6 से गुना करेंगे, और फिर 8 को 1/4 से गुना करेंगे, फिर 1/3 को 6 से करेंगे, फिर 1/3 को 1/4 से करेंगे। एक तरीका और देखते हैं। अभी पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले इस 8 को निपटाओ, 8 को 6 से और 8 को 1/4 से, फिर 1/3 को 6 से और 1/3 को 1/4 से। तो 8 को अगर मैं 6 से गुना करूं, तो 8 को 6 से गुना करें तो क्या होगा? 8 × 6 = 48। 8 × 6 क्या होगा बताइए? 48। और यहां मैं बात करूं, उस 8 को 1/4 से करूं तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, तो क्या होगा बताइए? 2। ऐसे ही 1/3 को अगर 6 से करूं तो ये 6 2 बार कट जाएगा, और क्या होगा बताइए? 2। और ऐसे ही अगर मैं 1/3 को 1/4 से करूं तो क्या आएगा? 1/12 आएगा। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया, 7 प्लस कुछ लिखा हो तो ये प्लस हटाकर हम फ्रैक्शन लिख देते हैं। ऐसे देखो 48, 50, 52 प्लस कुछ लिखा हुआ है, तो मैं सीधा क्या करूं? 52 1/12 मेरा आंसर आता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, हां या ना? तो ये आंसर होगा 52 1/12। 52 सही 1/12, ये हमारा आंसर होना चाहिए। मैंने क्या किया, आप चाहो तो मैं यहां एक स्टेप में लिख देता हूं। पहली स्टेप क्या है? 8 को किससे मल्टीप्लाई किया बताइए? 6 से। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1/4 से। फिर क्या किया? ये आपने फिर क्या जोड़ा बताइए? फिर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। और फिर आपने क्या किया? 1/3 को मल्टीप्लाई किससे किया बताओ? 1/4 से। और इन चारों को फटाफट से जोड़ के हमने आंसर निकाल दिया। या हम क्या कर सकते थे, या 8 या 24 और क्या बताओ? 25। 8 या 24 और क्या? 25। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं? इसे मैं बोल सकता हूं 25/3। 25/3। और 6 चौक 24 और क्या बताओ? 25। इसे क्या बोल सकता हूं? 25/4। 25 क्या होता है? 625। और 625 बटा क्या होता है बताइए? 12। अगर मैं बात करूं तो 625 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो भी मुझे वही मिलने वाला है, 52 से 1/12। हाँ कि ना? देखिए 12 पंजे 60 मेरा चला जाएगा, 60 के बाद कितना बचेगा? 2। 2 का मतलब है 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 1। तो मेरा आंसर तो वही निकल के आएगा 52 1/12। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन ऐसे ज्यादा रहेगी। आप ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेगा ये चीजें आपस में कटपिट जाती हैं और आंसर जल्दी निकल कर आता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको पहली चीज ये बताई, सेम एंड वन रूल लगा सकते हो, सेम एंड हाफ लगा सकते हो, सेम एंड 1/3 लगा सकते हो, सेम और भी छोड़ो, 1/3 1/4 भी छोड़ो, सब छोड़ दो, सिर्फ कोई भी फ्रैक्शन है और कोई भी इधर फ्रैक्शन है तो क्या कर सकते हो? इधर देखो, इसको मैं 8 से 1/3 और 6 से 1/4 है, तो मैंने क्या किया? पहले इस 8 को 6 से गुना किया, फिर इस 8 को 1/4 से गुना किया, 8 का काम खत्म। फिर इस 1/3 को 6 से गुना किया, फिर 1/3 को 1/4 से किया, इसका काम खत्म। देखो ये लिखा हुआ, 8 को 6 से किया, 8 को फिर 1/4 से किया, 1/3 को 6 से किया और 1/3 को 4 से किया। 8 का 6 गुना 48 हुआ, 8 का 1/4, 4 से 8 2 बार कटा 2 हुआ। ये 1/3 को 6 से किया तो 3 से 6 2 बार कटा 2 हुआ, और ये कटा नहीं 1/12 हो गया। इन सबको जोड़ा तो जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताई कि यहां पर कौन सा चिन्ह बीच में इंक्लूड है? प्लस का। तो 8 प्लस बोलते हैं, तो जब प्लस लगा होता है तो प्लस को हटाकर ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है अगर हम फ्रैक्शंस में बात करें। मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ये फ्रैक्शंस में हम 4 घंटा काम कर सकते हैं कम से कम। फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करने में इतनी चीजें हैं कि मैं आपको 4 घंटे सिखा सकता हूं, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके एग्जाम में उस लेवल का पूछा ही नहीं जाएगा। हम उस लेवल पर क्यों जाएं, है कि नहीं? क्योंकि ऐसे में तो कुछ भी आ सकता है और 50 ट्रिक निकल कर आ जाएंगे। जैसे देखो 8 से ये सेम एंड वन में मैंने क्या किया, जानबूझकर 8 लिया, 8 का आधा आसानी से हो गया। लेकिन जरा एक छोटी सी बात देखना आप लोग, जैसे कल को मान लो ये 9 होता, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मान लीजिए, तो क्या ये सेम एंड वन नहीं लग रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा बताइए? बिल्कुल लग रहा है ना। एक छोटा सा एग्जांपल है, लग रहा है साहब, क्योंकि 2 में से 1 और 2 में से। लेकिन तकलीफ क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 1/4 आ जाएगा, लेकिन यहां क्या है, 9 को 9 से गुना करके 9 का आधा जोड़ना पड़ेगा, और 9 का आधा कितना होता है? 4.5।
कोई बात नहीं, होने को तो वो भी होगा। ये क्या 81 और 4 क्या होगा बताओ, 85। लेकिन ये जो आधा बच गया, ये आधा उधर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन है भाई। 81 और 4 क्या, 85 से 1/2, यानी 85 प्लस 1/2, ये 1/2 है, 1/4 है। आधा और चौथाई 3/4 होता है, तो 3/4, 1/2 में 1/4 जोड़ लीजिए, 1/2 में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, 3/4, और 3/4 होगा तो आंसर क्या आएगा, 85 3/4। क्यों? क्योंकि ये सेम एंड हाफ। अब 8 था तो 8 जोड़ लिया, 6 था तो 6 जोड़ लिया, 1 गुना। अब ये 9 है, सॉरी वेरी सॉरी, क्योंकि सेम एंड हाफ सेम एंड 1 लग रहा है, तब तो मुझे 9 जोड़ना था, गलती हो गई यहां पर। अगर ये सेम एंड 1/4 होता, यानी सेम एंड हाफ होता, अगर यहां पर क्या होता, सेम एंड हाफ होता अगर इस जगह पर, तो क्या होता, सेम अगर हाफ होता तो ये 4 होना चाहिए। मेरे दिमाग में तो था कि सेम एंड हाफ बताना है, गलती से यहां मैंने हाफ हाफ लिख दिया। अगर ये सेम एंड हाफ होता तो क्या होता है, ये भी 4 में से 1, ये भी 4 में से 1, तो 4 में से 1 तो आधा, चौथा या आधा हो गया, तो फिर 9 का मुझे आधा करना पड़ता। आधा करता तो मैं क्या करता, ये तो 9 रहा, और 9 का आधा कितना होता, 4.5। अब तकलीफ आती 4.5 को जोड़ने में, क्योंकि 4 जोड़ने में तो तकलीफ नहीं है, 4.5 में क्या दिक्कत है कि आधा एक्स्ट्रा है। तो 9 9 81, 81 4 85, और 1/2 इधर है, और 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, अब ये क्या बनता, 1/16 बनता, 1 क्या बनता, 16। तो मैं क्या करता फिर इस केस में, इस 1/2 को किस में जोड़ता बताइए, 1/16 में जोड़ता। यहां पर 16 कॉमन आता, ये कितनी बार है, 8 बार। इसको मैं सेम बना सकता हूं, अगर इसको 16 बनाऊंगा तो 8 गुना करना पड़ेगा, ये भी 8 गुना होगा। 16 में से 8 और 16 में से 1 तो क्या हो गया, 9/16। और ऐसे में जो आंसर आता वो 85 तो हो ही गया, 85 सही 9/16 होता, 85 सही 9 क्या होता, 16 होता। देखिए अब क्या होता है कि दिमाग पर इतना प्रेशर होता है, इतनी सारी क्लासेस, ह्यूमन बीइंग ही तो है, इंसान ही है, कुछ गलतियां हो सकती है कि नहीं। अब देखो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए लिया था कि 9 का आधा समझाना है, यही तो बताना था। अगर सेम में 9 ही जोड़ना है तो 8 जोड़ू या 9 जोड़ू क्या फर्क पड़ता है, समझाना तो मैं यही चाहता था कि 9 का आधा हो तो क्या है, 9 का आधा हो तो फिर यह भी आधा होना चाहिए, और आधा होने के लिए 1/2 नहीं चलेगा, 1/4 1/, चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं डेसिमल्स के बारे में, अभी मैं आपसे बात कर रहा था फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में, अब मैं बात करता हूं डेसिमल्स में क्या करने के बारे में, बताओ, मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे काम होगा, जल्दी से काम कैसे होगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान काम है। जैसे मान लीजिए 0.003 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, एक सरल सा सवाल, सरलतम सवाल, अगर डेसिमल्स में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए, 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट सारा समझ में आएगा। पहली स्टेप नंबर 1 क्या है, इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर। पहली स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होगी, क्या कि डेसिमल मतलब दशमलव को इग्नोर करें, दशमलव को इग्नोर करें और आंसर निकालें, दशमलव को इग्नोर करें और आंसर निकालें। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, दशमलव को इग्नोर करो तो ये क्या होगा, सिर्फ 3, और ये सिर्फ क्या होगा 2, और आंसर निकाल तो क्या हो गया 6। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। पहली स्टेप दशमलव को इग्नोर करें और आंसर प्राप्त करें। दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप नंबर 2 क्या, डेसिमल्स को एडजस्ट करें, डेसिमल्स को क्या करें, एडजस्ट करें, और एडजस्ट करने में क्या करना है बताइए कि एडिशन का सहयोग लें। सिर्फ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अभी ये मल्टीप्लाई बता रहा हूं, बाद में डिवाइड बताऊंगा, आज नहीं किसी और सेशन में। जब डिवाइड करते हैं तो फिर हम सब्ट्रैक्शन का सहयोग लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स में तो क्या करते हैं, एडिशन का सहयोग लेते हैं। जब डेसिमल्स में हम डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का सहयोग लेते हैं, कैसे लेते हैं वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे। पहला स्टेप क्या था, इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर। इग्नोर किया, साहब ये 3 रह गया, इग्नोर किया ये 2 रह गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ। अब डेसिमल को एडजस्ट करना है, बोर्ड पे देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 5 होने चाहिए।
5 में से कितने मौजूद हैं? 1। कितने कम पड़ रहे हैं? ये 3 + 2 चाहिए मेरे को। 3 प्लस क्या चाहिए बताइए? 2। 5 अंक चाहिए दशमलव के बाद, तो 5 में से 1 तो है, जितने कम पड़े उतनी 0 लगा दीजिएगा, और ये 0 मैंने लगा दी, और आंसर हो गया 0.00006। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर क्या होगा, पहला काम क्या करना है, इग्नोर द डेसिमल्स, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम डेसिमल्स पर आता ही है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा देखो, कुछ और प्रश्नों को लेकर के हम बातचीत करते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लीजिए 22.2 को मान लीजिए मैं 0.002 से मल्टीप्लाई करता हूं सपोज, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, आपको इधर भी दशमलव दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप इतना सा होगा कि दशमलव को इग्नोर करें, इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर। अगर दशमलव को इग्नोर किया जाए तो क्या होगा साहब? ये 222 नजर आ रहा है, मैं भूल गया दशमलव है भी, मैंने कहा मुझे दिख ही नहीं रहा दशमलव, इग्नोर कर दिया, और इधर मुझे केवल 2 प्राप्त हो रहा है, और 222 को 2 से गुना करें तो 444 प्राप्त होता है। पहली केवल 2 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। पहला, इग्नोर द डेसिमल्स, डेसिमल्स को इग्नोर करें और उत्तर प्राप्त करें, उत्तर प्राप्त कर लिया। दूसरी और अंतिम स्टेप, जितने दशमलव के बाद डिजिट हैं उनको काउंट करें और टोटल करेंगे सम के साथ, एडिशन के साथ। इधर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। इधर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। तो इससे समझ में आ गया 1 + 3 कितना बताइए? 4। ध्यान से सुन लो, लिखने ना अपनी कॉपियों में, यानी दशमलव के बाद 1 इधर है, दशमलव के बाद 3 इधर है, तो यानी कि दशमलव के बाद कुल मिलाकर 4 अंक आने चाहिए। तो 4 में से 3 तो है, कितने कम पड़ गए? 1। जितने कम पड़ गए उतनी क्या लगाइए? 0। तो ये मेरा आंसर प्राप्त हो गया। जैसे मान लीजिए थोड़ा प्रश्न को हम और देखें, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 3.3 है और यहां पर उसने कहा 0.00003 है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, यहां पर 3.3 है और यहां पर दशमलव के आगे ये 5 तो 0 और फिर 3 है। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया? इग्नोर द डेसिमल्स, दशमलव को इग्नोर करें और उत्तर प्राप्त करें। तो ये 33 दिखता है मेरे को, ये 3 दिखता है, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आता है। अगर दशमलव नहीं होते तो फिर ये 33 होता, और दशमलव नहीं होते तो दशमलव हटते ये 0 का मतलब खत्म हो जाता और ये 3 होता। अब मुझे क्या करना है? एडजस्ट करना है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6। 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0.3 का मीनिंग अलग है और 0.03 का मीनिंग अलग है। अगर 0.3 में अगर मैं 10 का भाग लगाऊंगा तब जाकर 0.03 आएगा, और 10 का मैं और भाग लगाऊंगा तो 0.03 बन जाएगा 0.003। यानी कि हर बार 10 का भाग लगाने से दशमलव के बाद और अंक के बाद 1 0 बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें 1 + 6 कितना होता है? 7। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 7 0 चाहिए, ना ना ना, यह अर्थ नहीं है 7 0 चाहिए। यह अर्थ है कि दशमलव के बाद 1 + 6, दशमलव के बाद 7 अंक चाहिए, और 7 में से 2 हैं, 7 में से 2 हैं, कितने कम पड़े? 5। जितने कम पड़े उतनी क्या आएगी? 0। 1 2 3 4 5, और यहां लगा दिया दशमलव, और ये मेरा क्या बन गया बताइए? आंसर। ध्यान दीजिएगा, कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को उठाते हैं और बढ़िया प्रश्नों को। जैसे देखो 4 4 4 4 4 दशमलव 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, दशमलव, सबसे पहले दशमलव लिया मैंने और फिर मैंने किया 0.2। सिर्फ इतना प्रश्न, सब लोग ध्यान देंगे, इस एक प्रश्न की मदद से मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर। व्हेन यू इग्नोर द डेसिमल्स यू गेट, ये 6 बार 4 है क्योंकि 5 बार तो दशमलव के पहले हैं। अब दशमलव के पहले कितने अंक हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल दशमलव के बाद से। तो दशमलव के पहले कितने अंक हैं? 5, और बाद में कितना? 1। बाद में वो काउंट करेंगे, अभी तो आप दशमलव को भूल जाओ। अगर दशमलव भूल जाएं तो 6 बार 4 दिखता है, 6 बार 4 दिखता है। एक बार मैं लिख देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये सिर्फ 2 दिखता है। बताओ ऐसा है कि नहीं? अगर दशमलव को इग्नोर करें तो
तो ये 6 बार 4 है और 2 से गुना करोगे तो सारे 8 हो जाएंगे। तो 6 बार कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गई पहली स्टेप, इग्नोर द डेसिमल्स एंड गेट द राइट आंसर। और दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरी स्टेप क्या थी? अब दशमलव लगाना है, लेकिन एडजस्ट कैसे करना है? एडिशन की मदद से। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। जोड़ना है 1 + 2 कितना चाहिए? 3। तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि दशमलव के बाद केवल 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 3 अंक ही दिखने चाहिए। तो दशमलव के बाद 3 अंक ही दिखने चाहिए, तो दशमलव मुझे यहां लगाना पड़ेगा, तभी तो 3 अंक दिखेंगे और ये मेरा आंसर कहलाएगा। जीरो लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। जीरो कब लगाते हैं? जब दशमलव के बाद अंक ज्यादा होने चाहिए और हैं कम, अंक कम पड़ रहे हैं तो जीरो लगानी पड़ती है। जैसे देखो, इसी प्रश्न को हम थोड़ा और अच्छा बनाएं। मान लीजिए 4.444444 मल्टीप्लाई 0.0002। सारे लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आपको यहां कहूं तो देखो, दशमलव की मैंने प्लेस को चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं किया। अगर मैं दशमलव को हटाता हूं तो 44444 और मल्टीप्लाई 2, यानी ये मुझे ऐसा ही नजर आता है जैसे यहां भी नजर आ रहा है। दशमलव को अगर मैंने हटा दिया तो ऐसा ही नजर आता है और उत्तर भी मेरे को यही प्राप्त होगा। क्या? सेम। अब लेकिन ये उत्तर है नहीं ना। अब मुझे, ये तो पहली स्टेप थी। पहली स्टेप क्या थी? दशमलव को इग्नोर करें और उत्तर प्राप्त करें। दशमलव को इग्नोर कर लिया, उत्तर प्राप्त कर लिया। अब दशमलव को एडजस्ट भी तो करना है। तो देखो, यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 5। और यहां कितने? 4। 5 + 4 कितने? 9। यानी दशमलव के बाद 9 अंक आने चाहिए। 9 में से कितने हैं? 6। कितने कम पड़े? 3। जितने कम पड़े उतनी क्या लगाइए? 0। और यहां क्या लगा दीजिए? दशमलव। देखो, और ये मेरा उत्तर क्या लाएगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप हमेशा ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लाई जब भी डेसिमल्स का आ जाए तो पहली स्टेप में क्या कीजिएगा? दशमलव को इग्नोर करके उत्तर प्राप्त करें और उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ही हम एक स्टेप बढ़ा करके देखेंगे डिवीजन में क्या होता है। भाग जब देते हैं डेसिमल्स में, वो और बढ़िया सवाल बनते हैं, बट सेशन अलग से बनाएंगे, उसको इसमें मिक्स नहीं कर सकते। तो हम बात करें यहां पर, इग्नोर करके उत्तर प्राप्त करो, फिर डेसिमल को एडजस्ट करो। डेसिमल का एक क्वेश्चन और बनता है बढ़िया सा, देखो कैसे। 0.02 मल्टीप्लाई 0.3 0.004 और मान लीजिए 0.05। यह सवाल है आपके सामने, मान लीजिएगा। तो अब क्या करूं? ये तो 4 बार डेसिमल आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कतई फर्क नहीं पड़ता। आप पहली स्टेप क्या करेंगे? दशमलव को इग्नोर करके उत्तर प्राप्त करेंगे। दशमलव को इग्नोर करो, 2 × 3 × 4 × 5। हां कि ना? क्या ये 120 है? अगर मैं बात करूं, ये फैक्टोरियल 5 है, 2 3 4 5, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके अभी तो देख लो 120। तो पहला स्टेप खत्म, उत्तर प्राप्त हो गया 120। लेकिन आप इस जीरो को महत्वपूर्ण मानेंगे। वो जीरो का कोई मतलब नहीं होता जिसको हटाने से मीनिंग ना बदलता हो। जैसे 0.12 में आप जीरो हटाओ तो भी मीनिंग 12 ही निकलता है, लेकिन 120 में से जीरो हटा दोगे तो मीनिंग 12 निकलता है। ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस जीरो का इंपॉर्टेंस है, इससे मीनिंग बदल रहा है कि नहीं? जीरो हटाते ही मीनिंग बदल गया, इस जीरो से मीनिंग बदलता नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको वही काम करना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। इन सबको जोड़ दो, ये 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 8। 8 में से कितने हैं? 3। सावधान, ये 2 नहीं है, ये जीरो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि उसका मीनिंग है। 120 में जीरो इंपॉर्टेंट है, मीनिंग दे रहा है ये। तो 8 चाहिए थे, 3 मुझे मिल रहे हैं, कितने कम पड़े? 5। तो 5 में क्या लगाऊंगा? 0 1 2 3 4 और 5, और दशमलव में यहां लगा दूंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि दशमलव में अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करना चाहिए। आप सोचो, अपन बात करें नंबर सिस्टम में 10 सेशन बना रखे हैं। अब अगर ये इतना लंबा हो रहा है तो कोई कोई सेशन को मुझे 2-2 पार्ट में करना पड़ेगा, यानी 10 के वो सेशन 15 हो जाएंगे, लेकिन दिन 10 ही होंगे ना, क्योंकि पहले दिन आपको शेड्यूल बना के दे दिया था। और मैं अपने जीवन में ये बिल्कुल सैद्धांतिक हूं, एक बार जो बोल दिया जिस डेट को होगा तो होगा।
अब उस डेट को नहीं हो रहा तो क्या करें, उसके पार्ट्स बना लेते हैं ना, एक में नहीं हो पा रहा तो 2 करेंगे, 3 करेंगे, लेकिन शेड्यूल नहीं बिगाड़ सकते। जिस डेट को चालू हुआ, जिस डेट को खत्म होना है वो तभी होना है, जिस दिन जो आना है उसी दिन आना है। आप भी डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, आपको मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं आ सकता एक ही दिन में, ज्यादा हो जाएगा। तो अभी अपन इस सेशन को 15-20 मिनट और चलाएंगे क्योंकि कम से कम 3-4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी हैं जो मेरे को बतानी चाहिए, आपके एग्जाम में आती हैं। चलिए हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप सारे लोग ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। देखो मल्टीप्लीकेशन जो मैं कर रहा हूं, बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि मल्टीप्लीकेशन किससे करने के लिए कहा गया, 5 से, 25 से, 125 से और 625 से। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 5 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो, 25 से करना हो, 125 से करना हो, 625 से करना हो, तो क्या करना है आप देखिए। 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 125, 125 का 5 गुना 625। आप मल्टीप्लाई के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस उठा के देखो, आपको ढेरों बार ऐसा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं और क्यों लगा उसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो जिस भी संख्या को इनसे मल्टीप्लाई करना हो, उन संख्या में क्या करना है आपको, 1-2 काम करने हैं। कुछ तो ऐड करना है, उस संख्या के अंत में क्या ऐड करना है। अगर 5 है तो 1 जीरो ऐड करना है, 25 है तो 2 जीरो ऐड करने, 125 है तो 3 जीरो ऐड करने, और 625 है तो 4 जीरो ऐड करने। ये तो पहला काम करना है। बताता हूं, अभी 2 मिनट वेट करो, क्या जबरदस्त फायदा मिलता है वो। ये तो स्टेप नंबर 1 होगी, ये तो स्टेप नंबर 1 होगी। क्या करोगे आप, उस संख्या में जिसको 5 से गुना करना है 1 जीरो लगाओ, 25 से करना है 2 लगाओ, 125 से करना है 3 लगाओ, और 625 से करना है 4 लगाओ। फिर क्या करना है, स्टेप 2 और आखिरी स्टेप। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, जो आया उसको डिवाइड करो। इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, 2 के दुगने 4 से, 4 के दुगने 8 से, और 8 के दुगने 16 से। तो आपको क्या करना है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, सब लोग समझिएगा। 5, 25, 125, 625 अगर आ जाए किस संख्या में मल्टीप्लाई करने के लिए, मेरे को 5 मिनट लगेंगे टोटल इसको समझाने के लिए। बताना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि एग्जाम में खूब आता है। करना नहीं करना आपकी मर्जी के ऊपर है। कम से कम आधे लोग करना चाहते हैं, वो तो करें कम से कम, तो बताना तो है मेरे को। 5, 25, 125 और 625 अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो लगाएंगे, और फिर जीरो से, मतलब 1 जीरो लगाया था तो 2 से, 2 जीरो लगाए तो 4 से, 3 लगाए तो 8 से, और 4 लगाए तो 16 से। क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले ये ऐड करना है, फिर इसको डिवाइड करना है। ऐसे मैं कुछ आपको कहना चाह रहा हूं। अब जरा सारे लोग समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 को 5 से गुना करना है, जानबूझकर लिया आसान सा, बोले तो 80 आता है। अरे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो आसान क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना, फिर टफ में बात करेंगे। और 5 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असल मुद्दा 25, 125 और स्पेशली 625 का है। और मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से, ये 625 नहीं बल्कि 625 का ज्यादा क्या होता है, 3125 यहां भी लगा सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, 5 जीरो लगेगा और ये क्या होगा, 32 होगा। ये आगे तक चलता रहता है, यहां तक काम ज्यादा आता है 625 तक, इसलिए मैंने वहीं तक लिखा था। अब देखो अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था, किसी संख्या को 5 से गुना करना है तो आप क्या करो, 1 जीरो लगाओ। देखो क्या करो, 1 जीरो लगाओ, और 1 जीरो लगाकर किससे डिवाइड करो, 2 से, तो भी आपको उत्तर क्या प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा। चलो इस 5 में तो कोई दम नहीं है, ये तो आप समझते हो। 5 की जगह अपन 25 पर आते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 28 को 25 से गुना करना है। 28 को किससे गुना करना है, 25 से। तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर 25 से गुना करना है तो क्या करो, 2 जीरो लगाओ। क्या लगाओ, 2 जीरो, और कुछ से डिवाइड करो, बताओ 4 से। तो कितना होगा, 4 से 28, आपको आंसर क्या मिलेगा, 700। क्या मिलेगा, 700। क्या बताया मैंने आपको, कोई भी संख्या जिसको 25 से मल्टीप्लाई करना कर सकते हो तो यूं भी कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बट मैं फटाफट इसको खत्म कर देता हूं ताकि आपको जो कर सकते हैं उनको पता होना चाहिए, है कि नहीं। देखो हमारे पास रीजनेबली जो जो एग्जाम में आ सकता है और आया है, उसको करने के सारे तरीके पता होने चाहिए, पता तो होने चाहिए। फिर जब तक पता ही नहीं होंगे तो फिर हम अप्रोच कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास में 44 है या 444 है। 444 को मुझे 25 से गुना करना है, तो मैंने क्या कहा आपको, इस 444 में कितने जीरो लगाइए, 2। 444 में कितने जीरो लगाइए, 2, और डिवाइड किससे कीजिएगा, 4 से। किससे डिवाइड कीजिएगा, 4 से। अगर 5 से किया तो 2 से, और 5 की स्क्वायर 25 से किया तो 4 से कीजिएगा। तो 4 से करेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 0 0। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। 444 को 25 से करोगे
तो वही बात हो रही है, देखो क्या हो रहा है, 2 जीरो लगाने से क्या हुआ, समझो कॉन्सेप्ट को, 2 जीरो लगाने से क्या हुआ, वो 100 से गुना हो गया, 2 जीरो लगाते 100 से गुना हो गया, लेकिन 100 से थोड़ी करना था, 25 से करना था, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। करनी तो वही बैठेगी, बट ये करने में हमें आसान होता है, इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसी मेरी सलाह रहेगी हमेशा। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये 25 है, अगर मैं 125 को लेके चलूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लीजिए 125 को लेके चलूं तो कैसे काम होगा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि 176 को आपको 125 से गुना करना है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 176 को 25 से गुना करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब 5 से गुना करना तो 1 जीरो लगाया, 25 से करना तो 2 लगाया, जब 125 से करूंगा तो मैं कितने जीरो लगाऊंगा, 3 जीरो, 1 2 3, जब मैंने 5 से किया तो 2 से डिवाइड किया, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड किया, 25 के दुगने, अब 8 का दुगना कितना होता है, 16, 16 से डिवाइड करूंगा, और 16 से करूंगा तो क्या होगा, ये 1 और 1, 3 जीरो आगे मिलेगी। अब आप ऐसे कोई सवाल पूछ सकता है कि सर अगर ये 176 नहीं 177 होता तो क्या होता, तो 177 में पूरा डिवाइड नहीं होता। आप नोटिस कीजिएगा, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो 99% कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि जिसको ट्रिक पता है उससे कट जाता है, और ना कटे मान लो तो प्रॉपर तरीका तो हम सीखेंगे ना। अभी मैंने एक जो नॉर्मल तरीका है वो तो सीखना ही सीखना है, जब कोई ट्रिक ना लगे तो उसको तो लगाना ही लगाना है, वो तो हमेशा अप्लाई होगा, हर केस में अप्लाई होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 248 को आपको 125 से गुना करना है, अब क्या करें साहब कि 248 में 3 जीरो लगाएं। और एक बात सुन लेना कि कभी भी कोई भी अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो 8 तिया कितना होगा 24, और 8 1 और ये 31,000, ये मेरा क्या निकलता है बताइए, आंसर निकलता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। जैसे देखिए 192 को मुझे 625 से गुना करना है, 192 को 625 से करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कहा 4 जीरो लगाने पड़ेंगे और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 16 से। क्यों? क्योंकि 5 25 125 और 625, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, अब 4 जीरो का टर्न है। और डिवाइड किससे करें, पहले 2 से, फिर 4 से, 4 के दुगने 8 से, अब 8 के दुगने 16 से। और अगर ऐसा होगा तो ये पक्का 16 से कटेगा, 16 से कटेगा एक बार और 16 से 2 बार, और आगे क्या आएंगे बताइए, 4 जीरो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से मैं बात करूं, आप काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, है कि नहीं? जैसे देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, 368, इसको करना है इसी से 625 से, तो मैं क्या करूं 368 और आगे क्या करूं 4 जीरो, 1 2 3 4, और किससे डिवाइड करूं 16 से, तो 16 दूनी क्या होता है बताओ 32, 32 के बाद 4 बचा, 16 तिया 48 और आगे 4 जीरो है ही मेरे पास, ये मेरा आंसर होगा। तो ये एक छोटी सी बात थी, 5 मिनट लगे, पता होने में कोई ऐतराज नहीं है, पता होना ही चाहिए। चलिए अगले एक मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन। ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो हमारे एग्जाम में ये भी काफी बार देखने को मिलता है। वो कैसा मिलता है, जैसे उसने कहा कि 555 को 222 से गुना करो। अब यहां क्या है, 525 एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है और 222 भी क्या एक सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है। जिन बच्चों ने मेरे वर्ग वाली क्लास अटेंड की है, स्क्वायर निकालने वाली क्लास अटेंड की है, तो वहां मैंने आपको बहुत बढ़िया सा सिखाया था कि केवल 525 का वर्ग तुरंत कैसे निकल सकता है, 444 का वर्ग कैसे निकल सकता है। तो वो उस क्लास से देख लो, वर्ग निकालने वाली क्लास से, उस बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहां हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो जरा देखो, इस प्रश्न को हम करेंगे अभी, यहीं पे रहने दो उसको, इधर बाजू में एक प्रश्न और देखते हैं। पहले कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न जिनमें डिजिट्स का रिपीटेशन हो तो कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखो। जैसे देखो, पहले मैं आसान सा प्रश्न लेता हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ये प्रश्न करूंगा मैं अभी, बट इससे पहले हम इसको करेंगे। डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार आपको क्या करना है, दो तरीके इसके करने हैं। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं जिसमें 1 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन क्लियरिटी ज्यादा होगी। देखो, डिजिट का रिपीटेशन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इधर 1 है तो उधर भी 1 ही हो। देखो इधर 5 है तो इधर 2 है, इसका मतलब यह था कि इधर अगर 5 है तो सारे 5 हो, इधर 2 है तो सारे 2 हो, इधर 8 हो तो सारे 8 हो, इधर 9 हो तो सारे 9 हो। अब आप देखो, केवल और केवल और केवल 3 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कितने अंक हैं 4, ये कितने अंक हैं 3, बिल्कुल है। तो मुझे आप ये बताइए 4 और 3 में से छोटा नंबर क्या होता है, 4 या 3? 3 होता है। तो जितना छोटा नंबर है, अच्छा मजे की बात,
ये 3 इधर हो सकते थे, 4 उधर हो सकते थे। मल्टीप्लाई और एडिशन, ये दो चीज ऐसी हैं जिनमें प्लस कहीं भी कर लो, जैसे 17 को 11 से करो, चाहे 11 को 17 से, क्या फर्क पड़ेगा? आप 16 में 15 जोड़ दो, चाहे 15 में 16, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन 16 में डिवाइड करो 15 से, और 15 को 16 से डिवाइड करो, फर्क पड़ेगा। 3 में 5 जोड़ो, या 3 में से 5 घटाओ, या 5 में से 3 घटाओ, फर्क पड़ेगा। तो डिवाइड और माइनस में फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कभी फर्क पड़ता ही नहीं है। तो देखो, पहली स्टेप, 4 और 3 में से छोटा क्या है? सब 3 है, तो आप 3 तक बोलो, 1 2 3, ये लो 1 2 3। अब क्या करूं? इस 1 2 3 के बाद में क्या करना है? ये 4 है, ये 3 है, और 3 छोटा होता है, बस ये मुझे देखना है। 1 2 3, ये मेरी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, इस 4 और 3 का अंतर कितना है? 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। तो जितना 4 और 3 का अंतर है, उतनी बार ये जो आखिरी में आपने डिजिट लिखी है, ये रिपीट होगा। तो ये मैंने एक बार रिपीट कर लिया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं? 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। पहली स्टेप तो क्या हुई? 4 और 3 में से छोटा क्या है? 3। तो गिनती बोली 1 से, 1 2 3। फिर मैं रुका, दूसरे स्टेप के लिए गया। दूसरी स्टेप क्या है? 4 और 3 का अंतर कितना है? 1। तो जितना 4 और 3 का अंतर है, उतनी बार ये जो आखिरी में आया वो रिपीट होगा। अंतिम स्टेप, जैसे मैंने इसको बढ़ाते हुए लिखा था ना, इसके आगे मैं घटा के लिखूंगा, 3 के आगे 2 और 1, और ये मेरा आंसर आ चुका है। अब जरा देखो कुछ प्रश्न, इसको मैं आऊंगा अभी, रुको एक बार, मैं पहले कुछ और प्रश्न करा देता हूं। जैसे देखो, ये कुछ ऐसा प्रश्न है, 4 5 6, ये 6 है और ये 3 है। तो मुझे बताओ, पहले इनको क्लियर करो, फिर वो जल्दी क्लियर। 3 और 6 में से छोटा क्या है? पहली स्टेप, 3 और 6 में से छोटा क्या है? 3। तो 3 तक गिनती बोलो, 1 2 3। अब ये उधर हो सकता है, ये इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली स्टेप हो गई। जितना कम है उतना तक लिखूंगा, 1 2 3, ये मेरी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, 6 और 3 का अंतर कितना है? 6 और 3 का अंतर कितना है? बोलो। 3 और 6 और 6 और 3 एक ही बात है, क्योंकि ये इधर भी तो हो सकता है। 6 और 3 का अंतर कितना है? 3। तो जितना इनका अंतर है, जितना इनका अंतर है, उतनी बार आखिरी का डिजिट रिपीट होगा। ये देखो रिपीट हो गया, और आखिरी में घटाकर लिख दूंगा मैं, ये रहा 2 1। तो मैंने क्या कहा? जितना ये कम है वो मैंने कम लिया, जितना अंतर है उतनी बार आखिरी को रिपीट किया। यानी आखिरी जो था ना, उसको तो मैंने काउंट कर लिया था पहले ही, इसके अलावा 3 बार और रिपीट किया, और अंत में घटाकर लिख दिया। जैसे देखो, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है, और इधर मान लीजिए ये 1 2 3 ही है सपोज। तो छोटा कौन सा है? 1 2 3, तो मैंने लिखा 1 2 3। ये तो पहली स्टेप हो गई। अब 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4। जितना डिफरेंस है उतनी बार आखिरी वाले को रिपीट करूंगा, 1 2 3 4, ये रिपीट कर दिया, और आखिरी में क्या है? 2 और 1 को मैंने घटाकर लिख दिया। कैसा हो रहा है कि नहीं? एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, नंबरिंग कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ता है? अगर जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ये 4 है और ये क्या है? 5 है। तो 4 और 5 में से छोटा कौन सा है? 4। तो आप लिखो 1 2 3 4, पहली स्टेप। 4 और 5 का अंतर 1, जितना अंतर है उतनी बार इसको रिपीट करो, और अंत में क्या लिखो? घटाकर वापस लिख दो, 3 2 और क्या बताओ? 1। एक बताना पड़ेगा और, क्योंकि उसके बिना फिर वो अधूरा रह जाएगा। जैसे देखो, अंतर बराबर हो तो क्या करूंगा? ये इधर भी 4, इधर भी 4, दोनों तरफ ही बराबर है, दोनों तरफ ही क्या है? बराबर है। फिर क्या करें भाई? क्योंकि अंतर, एक बात, मैंने क्या कर रहा था? दोनों में से जो कम है उसको उठा रहा था। अब दोनों में से कम में ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो दोनों ही अगर 4 4 है तो हम क्या करें? इसको 4 है, उधर भी 4 है, तो छोटा क्या है मुझे तो ये बता दो। छोटा क्या है? छोटा 4 ही तो है, तो मैं 4 ले लूंगा। क्या? 1 2 3 4। अरे भाई आपने कहा सर दोनों ही तो छोटे हैं। अरे तो दोनों कोई बात नहीं, मेरे को तो उससे मतलब है कम क्या है? कम क्या है? 4 है, तो जितना 4 है उतना मैंने ले लिया। अब 4 यहां ले लिया तो 1 2 3 4 हो गया। अब सुनो, 4 और 4 का डिफरेंस कितना है? 4 और 4 का डिफरेंस कितना है? 0। 4 और 4 का डिफरेंस कितना है? 0। तो मैंने क्या कहा था? जितना डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है उतनी बार, जितना डिफरेंस है उतनी बार आखिरी के अंक को रिपीट करना है। अब इनका अंतर कितना है? 0 है, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। जब इनमें कोई अंतर नहीं है तो आप रिपीट में मत कीजिए। इनमें अंतर क्या है? 0, कुछ नहीं अंतर, तो आप मत रिपीट करो। रिपीट मत करो तो वो स्टेप खत्म हो गई। आखिरी में घटाते हुए लिखना था 3 2 1, और ये मेरा आंसर बना। क्यों? क्योंकि 4 और 4 में अंतर कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब है कुछ है ही नहीं रिपीट करने के लिए, तो ये आंसर बनेगा इस तरह से। जैसे देखो 1 2 3 4 5, इधर 5 है, और मान लो इधर भी 1 2 3 4 5 होते, सपोज ऐसा होता, तो मैं क्या करता? इधर भी 5, इधर भी 5। तो अगर मैं यहां बात करूं तो ये छोटा क्या है? 5। 1 2 3 4 5। अब अंतर कितना है? 0। 0 तो रिपीट ही नहीं होगा,
कि 5 - 5 0 बार रिपीट करना है। 0 बार रिपीट करना मतलब रिपीट नहीं करना, वो स्टेप खत्म हो गई। आखिरी में क्या लिखा, 4 3 2 1। अब मैं अपने असली सवाल पर आ जाता हूं, पीछे तो बहुत ज्यादा आप जाना पड़ जाएगा, क्वेश्चन तो अपन को याद है ही ना। देखो यहां पर उठा लेते हैं, ये रहा, यही तो प्रश्न था जहां से अपन ने शुरुआत की थी। अब सुनो सुनो सुनो, वर्बली कर सकते हो बिना कुछ लिखे। क्या, देखो ये एक जैसे अंक हैं 5 5 5, तो 5 इसमें से बाहर निकाल दे तो 1 1 1 बचेगा। इसमें से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो 1 1 1 बचेगा। तो ये मेरे को अंत में दिमाग में, मैं चाहूं तो इसको नहीं निकाल के भी कर सकता हूं, बट अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको अपन फिर कभी देख लेंगे। अभी एक स्टेप बढ़ाकर करते हैं ताकि आसानी से काम तो हो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, 1 1 1 मल्टीप्लाई 5, 1 1 1 मल्टीप्लाई 2, इधर से 5 निकला, इधर से 2 निकला, 10 बाहर निकल गए। तो क्या बचा, ये 1 बार 3 बार 1 और 3 बार 1, तो मेरे पास क्या बचा, 1 1 1 1 1 1। तो मैं क्या करूंगा, ये इधर भी 3 इधर भी 3, 1 2 3, डिफरेंस 0 तो कुछ नहीं, 2 1 और मल्टीप्लाई 10 से करना है। देखो मैं लिख कर दिखाता हूं इसको। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या बताओ, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं क्या इसको ऐसा कह सकता हूं फाइनली, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहीं से भी कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ये 5 और 2 को मैंने 10 कर दिया। अब ये वाला पार्ट मैंने आपको अभी सिखाया था, ये कैसे करते हैं। 1 क्या करूं, 3 और 3 है तो छोटा कौन सा है, 3 ही है। 1 2 3, डिफरेंस क्या है, 0 0 बार रिपीट करो, फिर घटा के लिख दो 2 1 और मल्टीप्लाई 10 10 का मतलब क्या है, 0 तो लगानी है। 1 2 3 2 1 और क्या बताइए, 0। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 6 6 6 मल्टीप्लाई 5 5 5 और 5, ये मेरा सवाल है छोटा सा। तो ये मैं क्या कह सकता हूं, इसको 6 मल्टीप्लाई 1 1 1 कह सकता हूं, और इसको 5 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 कह सकता हूं। अब देखो ये जो 6 है और ये 5 है, इससे तो क्या हो गया, ये 30, और मल्टीप्लाई क्या, 1 1 1 और 1 1 1 1। तो इस वाले पार्ट को मैं पहले सॉल्व कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 में से छोटा कौन सा है, 3। 1 2 3, डिफरेंस कितना, 1, जितना डिफरेंस है उतनी बार रिपीट करूंगा, और ये होगा। और आगे किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, 30 से, क्योंकि 6 तो यहां पर है और 3 यहां पर है। तो क्या करूं, 3 से कर लेता हूं, 0 लगा दूंगा। 3 से क्या होगा, 3 3 का दुगना 6, 9 9 6 3 और एक 0 भी तो है, ये मेरा आंसर बनेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर सेम डिजिट हो तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। मेरे सामने घड़ी लगी हुई है और मैं देख पा रहा हूं करीब घंटे भर का टाइम हो चुका है। अभी मुझे 2 बड़े काम कराने, इंपॉर्टेंट काम करवाने। कौन कौन से? एक तो 2 डिजिट का मैं आपको जनरल रूल सिखाऊंगा कि 2 डिजिट में कुछ भी आ जाए, है कि नहीं। 98 को 78 से मल्टीप्लाई करना हो, 62 को 85 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी को किसी से करना हो, 2 डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना हो, 3 को 3 से करना हो, 3 को 4 से करना हो, और किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना हो, उसको भी लेकर के कुछ अच्छी चीजें, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा मुनासिब होगा। मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं कि सर बहुत लंबे सेशंस नहीं, सेशंस की संख्या ज्यादा हो, तो अपन आज अपवाद बनाते। ये अपना जो सेशन था ये पॉइंट 2 चल रहा था मल्टीप्लिकेशन में, पॉइंट 2। अभी मैं एक पॉइंट 3 और बनाता हूं, करीब करीब 40-45 मिनट का बनेगा, है या नहीं? तो अपन कोई बात नहीं, चलेगा, आपके भले के लिए है। जब हम लोग बना रहे हैं तो आपको भी इसको करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि हर वीडियो आपके फायदे के लिए है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक।